students, this is Nitin Jain. In day before, we discuss the concepts of marketing, as well we discuss what is the basic difference in between marketing and selling. So I illustrate. अगर हम लोग मार्केटिंग के जॉब को इतना बड़ा एक जॉब मान लें, यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक चलने वाला एक जॉब मान लें, तो इस कंडीशन में सेलिंग लगभग यहाँ स्टार्ट होकर के यहाँ ख़त्म हो जाती है। यानी मार्केटिंग की पूरी प्रोसेसिंग के अंदर में बीच में आने वाला एक जॉब है। कल हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कि अगर मार्केटिंग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक वर्क माना जाए तो सेलिंग लगभग यहाँ स्टार्ट होकर के यहाँ ख़त्म हो जाता है। सेलिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है और मार्केटिंग वाइड कॉन्सेप्ट। कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। अगर कोई भी स्टूडेंट को डाउट है तो पहले के वीडियो को देख करके अपना डाउट रिमूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मार्केटिंग का जो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है ये एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। धीरे धीरे करके डेवलप होने वाला सिस्टम, धीरे धीरे करके विकसित होने वाली एक व्यवस्था। मार्केटिंग जैसी आज हम देखते हैं ऐसी मार्केटिंग डे 1 स्टार्ट नहीं हुई थी। ये मार्केटिंग का इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आज आप बाजार में टेलीविजन्स एलईडी देखते हैं तो दुनिया में तो सबसे पहला वाला एलईडी बना होगा या टेलीविज़न बना होगा, क्या वो आज के एलईडी जैसा बना होगा? नहीं। टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजिकल अमेंडमेंट्स डेवलपमेंट होते गए और चीज़ें पहले से और ज़्यादा बेटर होती चली गई। तो ऐसे ही जो मार्केटिंग का कंसेप्ट डेवलप हुआ वो जैसा आज कॉन्सेप्ट हम देखते समझते हैं ऐसा डे 1 नहीं था। शुरुआती तौर पर इसकी पोजीशन अलग प्रकार की थी और आज इसके कंसेप्ट में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं। तो मार्केटिंग का जो डेवलपमेंट हुआ वो कौन कौन सी स्टेजेस से पास ऑन हुआ और कैसे कैसे करके मार्केटिंग होती गई वो हम एक एक करके अभी समझेंगे। सीक्वेंशियल है, बहुत ही क्रम से इसका विकास हुआ, एक सीक्वेंस में हुआ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नंबर 1 था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता था, ये लगभग शुरुआती बहुत ही अर्ली एज ग्रुप की बात है। यहाँ पर में लोगों के पास में ऑप्शंस और सामान ऑलमोस्ट नहीं होते थे और लोगों में बहुत ही गिनती में कम मेंबर्स थे जो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का उत्पादन किया करते थे। वेरी फ्यू प्रोड्यूसर्स। तो ऐसी स्थिति में होता क्या था कि नीड सामान की बहुत सारे लोगों को थी, ज़रूरत थी, लेकिन वो सामान की अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही ज़्यादा कम मेंबर्स इस सामान की अवेलेबिलिटी बाजार में करा पा रहे थे। तो दरअसल में हो ये रहा था कि जो प्रोड्यूसर ने जो कुछ भी बना दिया, जो भी प्रोड्यूसर ने जो कुछ भी बना दिया वो सब कुछ बिका, हैंड टू हैंड बिका। आज की डेट में उस पर्टिकुलर टाइमिंग्स में होता क्या था कि जैसे प्रोड्यूसर पर्सन ने कोई भी सामान को बनाया तो जो भी मार्केटियर, जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी आसपास के बायर्स हैं, वो पर्सन की फैक्ट्री, पर्सन की मिल, पर्सन की शॉप पर पहुंच गए और जा करके पूछा भाई सामान बन गया? तो उन्होंने नहीं पूछा कि सामान जो है वो कैसा बना, कि ब्लू कलर का बना, कि ब्लैक कलर का बना, कि ग्रीन बना, कोई मैटर नहीं। प्रोडक्शन टाइप्स क्या है, टेक्सचर्स क्या है, क्वांटिटीज़ क्या है, इनसे भी कोई मतलब नहीं। बल्कि पर्सन ने जो कुछ भी बनाया वो सब कुछ को उन्होंने अपने अकॉर्डिंग टू मार्केट में सेल आउट करने की बात रखी और सारा कुछ प्रोड्यूस करके और फिर उसको सेल कर देने का प्रोसेसिंग चालू कर दिया। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी सामान जो कुछ भी बना वो हैंड टू हैंड वही सब कुछ बिका, इसका नाम प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर ने आकर के कभी ये नहीं पूछा कि क्या बनाया है और क्या क्या बनाया है। दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। जो कुछ बना हैंड टू हैंड वही का वही सामान बिका। ऐसी पोजीशन जहां नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स काफ़ी कम थे। ये मार्केटिंग की एक स्टेज थी। इसमें प्रोड्यूसर सेंटर्ड मार्केट था। बायर को कोई बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी और बायर्स बहुत ज़्यादा थे, जबकि प्रोड्यूसर्स गिनती में काफ़ी कम। और इस स्थिति में हो ये रहा था जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स थे उन्हीं की वजह से सामान को सेल आउट करने की स्कीम चल रही थी। अब क्या हुआ कि जब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आ चुका तो नेक्स्ट नंबर का कॉन्सेप्ट आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब इस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, सामान जो प्रोडक्ट था वो गिनती में ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हो गए। आपको मालूम है ना, इकोनॉमिक्स में डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाती है।
अब डिमांड प्रोड्यूसर्स का बनाए हुए सामान की बहुत डिमांड आ रही थी, तो ज़्यादा मेंबर्स इंटरेस्टेड हो रहे थे कि वो भी प्रोड्यूसर बन जाएं और ज़्यादा सामान की अवेलेबिलिटी कराएं, फ़ायदा उनको होगा। तो अब चूंकि प्रोड्यूसर ज़्यादा हो गए तो एक ही एक सामान को बनाने वाले कई तरीके के मेंबर्स, कई तरीके के ऑप्शंस कंज्यूमर्स को मिलने लग गए। तो अब क्या होने लगा कि कंज्यूमर अभी भी प्रोड्यूसर के पास जा रहा है, लेकिन कंज्यूमर जाकर के प्रोड्यूसर से पूछ रहा है अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कि भाई तुमने बनाया क्या है दिखाओ। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या था कि कंज्यूमर जा रहा था प्रोड्यूसर के पास और जाकर के पूछ रहा था कि सामान बन गया, क्या बन गया ये नहीं पूछ रहा था, बन गया मुझे दे दो। तो उसने नहीं पूछा सामान का कलर क्या है, डिजाइन क्या है, क्या क्या बनाया, क्या क्या ऑप्शंस है, बस बन गया तो मुझे दे दो। तो ये था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि यहां पर आकर के कंज्यूमर के पास मल्टीपल चॉइस हो गई और कंज्यूमर आकर के ये डिस्कस करने लग गया कि आखिरकार आपने सामान क्या बनाया है, मुझे तो शर्ट में चेक का चाहिए, या मुझे तो शर्ट में लाइनिंग्स चाहिए, या मुझे तो ग्रीन कलर चाहिए, या ब्लैक कलर चाहिए, या ब्लू चाहिए, क्या आपके पास अवेलेबल है तो दिखाओ, बताओ कैसा है। यानी अब कंज्यूमर मोर डिमांडिंग हो गया और कंज्यूमर के पास चॉइस अवेलेबल हो गई, तो मार्केटिंग का सिनेरियो बदला। अब वैरायटी ऑफ गुड्स दुकान पे रखना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों स्टेजेस में एक बात कॉमन रही कि इन दोनों ही पोजीशन पर प्रोड्यूसर के पास जो कंज्यूमर्स थे, बायर्स थे, वो अप्रोच करने लग गए, पहुंचने लग गए। थर्ड नंबर का जो कंसेप्ट मार्केट में डेवलप हुआ दैट वाज सेलिंग कंसेप्ट। प्रोड्यूसर को होने वाले बड़े मुनाफे के लालच में बहुत सारे मेंबर अपने आप को प्रोड्यूसर की तरीके से डील करने लग गए और बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट वहां जनरेट होने लग गया। अब चूंकि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया तो ज्यादा मेंबर इंटरेस्टेड हो गए कि हम भी सामान बना के बेचें। तो यहां क्या हुआ कि सामान को बेचने वाले मेंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो अब एक ड्रास्टिक चेंज, एक बड़ा गंभीर चेंज मार्केट में आया और चेंज ये आया कि अब सामान को बेचने के लिए सेलर, वेंडर या प्रोड्यूसर वो पहुंचने लग गया बायर के पास। अभी तक हो ये रहा था फर्स्ट 2 स्टेप्स में, कॉन्सेप्ट्स में, कि सामान को खरीदने के लिए बायर आ रहा था और सेलर अपनी जगह बैठा था, मिल में या फैक्ट्री में या शोरूम पर बैठा था और वहां से सामान को बेच रहा था। सेलिंग कंसेप्ट में पहली बार क्या हुआ कि अब बायर अपनी दुकान पर बैठा हुआ है और उस पर्सन के पास, यानी रिटेलर के पास में या सेमी होलसेलर के पास में या होलसेलर के पास में जो मिल पर्सन है, मिल ऑपरेटर है, मालिक है या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो अप्रोच करने लग गया छोटे दुकानदार को, रिटेलर को या सेमी होलसेलर को कि भाई आप, हमारा ये सामान अवेलेबल है और इस सामान को आप खरीदिए, हम आपको सामान आपकी दुकान पर अवेलेबल कराएंगे। दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। चेंज है। पहले नंबर पर हो ये रहा था कि ये जो पर्सन था, ये वाला पर्सन यहां पर अवेलेबल था और इस पर्सन के पास में ये पर्सन था बायर और ये जा रहा था सेलर वाले पर्सन के पास में कि भाई आपका सामान खरीदने के लिए मुझे चाहिए। तो ये सामान था सेलर। तो पहले वाले दोनों कॉन्सेप्ट में इसमें जो मूवमेंट था वो ये वाला मूवमेंट था कि बायर अप्रोच कर रहा था और बायर जा रहा था सेलर के पास में। लेकिन सेकंड वाले कंसेप्ट में, थर्ड वाले कंसेप्ट में, सेलिंग कंसेप्ट में बदल गया कहानी। थर्ड वाले कंसेप्ट में हुआ क्या कि यहां पर ट्रेंड ऑफ वर्किंग चेंज हुआ और अब जो है वो सेलर जाने लग गया और सामान को बेचने के लिए बायर के पास। तो अब ये कंसेप्ट में एक और चेंज आ गया, यानी अब सिस्टम के अंदर में बायर अपनी जगह पर फिक्स है और सेलर मूव कर रहा है, अप्रोच कर रहा है कि मेरा सामान खरीदो। ये हो गया सेलिंग कंसेप्ट। जब फोर्थ लेवल का डेवलपमेंटरी स्टेज आया तो अब आया मार्केटिंग। ये तीनों जो स्टेप्स रही थी, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में एक बात कॉमन रही कि सामान बनाया प्रोड्यूसर ने अपनी समझ से कि भाई मैंने सामान बनाया, अब तुम इसे खरीदो। तो जिस प्रोड्यूसर की समझ में जैसा सामान बनाने की आई वैसा प्रोड्यूसर ने बना दिया, खरीदने का चॉइस ऑप्शन बायर के हाथ में। अब आया मार्केटिंग कंसेप्ट, स्थिति और बदल गई। अब प्रोड्यूसर ये सोच रहा है, सामान को बनाने वाला पर्सन ये सोच रहा है कि मैं पहले सामान बनाऊं नहीं, पहले सामान मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूं, बल्कि मैं पहले नंबर पर इस बात को स्टडी करूं कि आखिर जो बायर है,
सामान का खरीदार है उस पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं पहले इस बात को फोकस करूं कि जो पर्सन बायर है आखिरकार वो पर्सन सामान चाहता क्या है। तो वो जो सामान चाहता है पहले मैं उसकी टेस्ट, उसकी रिक्वायरमेंट, उसका कलर, जो भी उसका डिमांड है उसको समझ लूं, फिर उस अकॉर्डिंग टू ही मैं सामान बनाऊंगा। यानी पहले 3 कंसेप्ट में सामान जो बनाया जा रहा था वो प्रोड्यूसर अपनी समझ से बना रहा था और बायर को उस सामान को बेचने के लिए इनवाइट कर रहा था या खुद जाके बेचे दे रहा था। मार्केटिंग कंसेप्ट में सामान को बनाने से पहले एक और स्टेप पर फोकस कर दिया गया कि सामान जो बनाया जाएगा, सामान जो डील किया जाएगा वो बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा और उसके बाद बायर जैसा सामान कहेगा वैसा सामान हम अवेलेबल करा देंगे। तो हम अपनी समझ का सामान क्यों बनाएं, बायर की पसंद का सामान बनाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग कंसेप्ट। तो अब चेंज हो गया। आपको मैंने कल बताया था टेलीफोन का एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल था। कंपनियां इसको प्रैक्टिकली फॉलो भी करती हैं। आपके उस एग्जाम्पल पर मेरे पास बहुत सारे व्यूज, बहुत सारे कमेंट आए और इवन पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल भी आए और उनको वो चीज़ बहुत समझ में आई। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर सच काइंड ऑफ सपोर्ट। स्टूडेंट्स दिस टाइम मार्केटिंग का कंसेप्ट हमारा डेवलप हो गया। तो इस कंसेप्ट के आगे आज जो करंट सिनेरियो है, अभी का जो टाइमिंग चल रहा है, इसमें हम मार्केटिंग कंसेप्ट में भी एक और स्टेप आगे बढ़ गए और इसका नाम है सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब ये सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या आ गया? तो ये कहा गया कि भारत, इंडिया जैसे एक बड़े कंट्री के अंदर जहां पॉपुलेशन 135 करोड़ से और मोर देन इट है, तो इस पॉपुलेशन की इतनी बड़ी गिनती के अंदर आप कोई एक सामान पूरे हिंदुस्तान भर के लिए नहीं बना पाएंगे। 135 करोड़ की रिक्वायरमेंट पूरा हो पाना ऑलमोस्ट संभव नहीं है। फिर जेनरेशन का फर्क है, कोई पर्सन 0 to 5 ईयर की एज ग्रुप के हैं, कोई 5 to 10 भी हैं, कोई 50-60 की एज ग्रुप भी बिलोंग करते हैं। तो हर उम्र का पर्सन अलग अलग है। टेस्ट प्रीफरेंस के फर्क हैं, वेदर क्लाइमेट के फर्क हैं, जेंडर का फर्क है, मेल फीमेल का फर्क है। तो बहुत सारी वैरायटी के कस्टमर हैं। हर कस्टमर का टेस्ट, फ्रेग्रेंस, हर चीज अलग अलग है। तो आप कोई एक सामान, कोई भी एक गुड्स को पूरी इकोनॉमी 135 करोड़ लोगों के लिए बनाएं, ऐसा होना तो बहुत बहुत ज्यादा रेयर है। तो इसके लिए ये सजेस्ट किया गया, ऐसा प्लानिंग रखी गई कि आज 135 करोड़ टोटल पॉपुलेशन के लिए आप सामान बना करके बेचना टारगेट मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ये सामान आपका बिक नहीं पाएगा और आप बहुत बड़ी भीड़ में कहीं खो के रह जाओगे। तो आप इस पूरी भीड़ में से अपने प्रोडक्ट के लिए टारगेट कस्टमर्स चॉइस करो और ढूंढो कि आपका सामान कौन से कस्टमर्स प्रेफर करेंगे, कौन से बायर्स आपके सामान को टेक ओवर करेंगे, कौन से ऐसे मेंबर होंगे जिनको आप आपका ये सामान सेल कर सकते हो। तो जो भी मेंबर आपके इस सामान को प्रेफर करते हैं उन मेंबर्स को आप ये सामान हैंड ओवर करो, आप उन मेंबर्स को सामान सेल आउट करने की कोशिश करो। तो जब आप ये सामान इतने सारे मेंबर्स को सेल आउट करने की कोशिश करोगे और उस पूरी ग्रुपिंग में से अपने टारगेट कस्टमर्स को चॉइस कर लोगे, तो इससे आपका सामान बेचना ईजी हो जाएगा और इस कंसेप्ट में सामान की बिक्री भी बढ़ जाएगी। आप एग्जैक्टली वही अप्रोच फॉलो करेंगे जिस अप्रोच से आपका वाला जो प्रोस्पेक्टिव बायर है, संभावित ग्राहक है, उसको आप टारगेट कर पाओगे, उसको आप हिट कर पाओगे, जिससे कि आपके सामान की सेल बढ़ जाएगी। मैं एक छोटी सी बात का एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए कि आगरा शहर के अंदर किसी भी एक बड़े एरिया के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पर शाहगंज के अंदर, या फिर कहीं तो कमला नगर के अंदर, या फिर कहीं तो न्यू आगरा के अंदर, और या फिर कहीं तो ट्रांसिमना कॉलोनी के अंदर, कोई भी एक एरिया मान सकते हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इनमें से किसी भी एक एरिया के अंदर, सपोज आगरा के अंदर में मैंने माना 25,000 स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 1 से लेकर 12 तक की क्लासेस में पढ़ते हैं। अब किसी पर्सन का कोचिंग सेंटर है और वो कोचिंग सेंटर जो है क्लास 11 और क्लास 12 को कॉमर्स पढ़ाता है। वो कोचिंग सेंटर में जो पढ़ाई होता है वो क्लास 11 और 12 के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाई जाने का क्लास है। अब एक तरीका तो ये है कि वो कोचिंग सेंटर अपने लोकल एरिया में से लोगों के घरों में अप्रोच करे। तो नॉर्मली पर्सन ने क्या किया कि 25,000 पैम्पलेट्स प्रिंट करवाए और हर घर पर एक एक पैम्पलेट को पोस्ट करा दिया, एक एक पैम्पलेट पेपर को डिलीवर कर दिया।
अब क्या हुआ कि किसी घर में तो कोई ऐसे मेंबर रहे जहां पर पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं है। जरूर थोड़ी है कि वहाँ 25,000 परिवार है तो 25,000 ही मकान है, घर तो बहुत सारे हैं। और हर घर पर एक लाइन की तरफ से हमने हर दरवाजे पर एक एक पैम्पलेट को पोस्ट भी किया, हैंड ओवर भी किया, डिलीवर भी किया, लेकिन वो सामान हर पर्सन तक पहुंचा नहीं। तो अगर वो सामान हर पर्सन, जैसे आपने सपोज 10,000 फैमिलीज में एक पैम्पलेट, एक पेपर पहुंचाया, तो मालूम पड़ा कि उसमें से केवल और केवल 4,000 मेंबर्स फैमिली ऐसी हैं जहां पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं। अब उनमें से भी जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे 1 to 12 क्लास में पढ़ते हो सकता है आपका कोचिंग सेंटर पढ़ाता हो इंग्लिश मीडियम बच्चों को, और आपके यहाँ जो आपने पैम्पलेट बांट दिया उसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं, तो वो आपकी मतलब के नहीं है। हो सकता है आपका कोचिंग सेंटर क्लास पढ़ता है 11-12 को, और जो 4,000 घरों में आपने पैम्पलेट बंटवाया उसमें 2,000 तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के चक्कर में अलग हो गए। साथ में जो बचे हुए 2,000 बचे, उसके पढ़ने वाले बच्चों में से 1,500 बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने आप में क्लास 1 से 8 पढ़ते हैं, तो वो आपके यहाँ के टारगेट कस्टमर्स नहीं है, क्योंकि वो 11-12 कॉमर्स के अंदर पढ़ते ही नहीं है। तो आपने क्या किया कि आपने जो एक्सपेंडिचर किया वो दरअसल में 10,000 टारगेट कस्टमर्स के हिसाब से या 25,000 टारगेट कस्टमर के हिसाब से आपने पैम्पलेट डिलीवर किया। तो अगर आप वास्तव में देखें तो आपका पैम्पलेट आपके टारगेट कस्टमर तक कितने पैम्पलेट पहुंचे, आप यकीन जानिए स्टैटिस्टिक्स इसमें ये बताती है कि अगर आप इस तरीके का हिटिंग करते हैं, ट्रायल एंड हिटिंग करते हैं और सामान को अपना इस तरीके से ओपन सेल आउट करते हैं, तो इसमें मुश्किल से 2 और 3% का रिजल्ट आता है, और केवल आपके टारगेट कस्टमर तक आपका लेटर, आपका पेपर सिर्फ 2 और 3% ही पहुंच पाता है। मतलब खर्चा तो हुआ पूरा 100 रुपए का खर्चा हुआ, और 100 रुपए के खर्चे में से रिटर्न कितने रुपए का आने वाला है, 1 रुपी और 2 रुपी और 2 और 3 रुपीज, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि जिसको आपने अप्रोच किया है, एडवर्टीज किया है, वो पर्सन आपको टर्न बैक करे। तो ये आपने क्या किया कि आपने तो एक ओपन खुले आसमान में तीर चला दिया, भैया किसी को लग जाए तो ठीक, नहीं तो हमारा तीर गिर पड़ेगा। तो ये एक प्रकार का मार्केटिंग कंसेप्ट है। सोसाइटियल मार्केटिंग आज की डेट में इसको हिट नहीं करती, इसको सपोर्ट नहीं करती। सोसाइटियल मार्केटिंग कहती है कि आपका जो टारगेट कस्टमर्स है, कहीं से भी इस टारगेट कस्टमर का लिस्ट निकालिए, इनका फोन नंबर अरेंज कीजिए, आप इन कस्टमर्स को टारगेट कीजिए कि आप इन कस्टमर्स को अपना सामान कैसे करके सेल आउट करो। तो ये तो आप अपना प्लानिंग कीजिए, नंबर 1। अब सेकंड नंबर पे आप क्या काम करो कि एक टीम बनाओ और उस टीम को पर्सनली इस परिवार वालों के घर पर भेजिए। तो आपका जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर पैम्पलेट प्रिंटिंग का था या जो भी उसका डिलीवरी चार्जेस था, कंसर्न पोस्टिंग चार्जेस था, उससे भी कम खर्चे में आप जो है डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे जब पेरेंट से, और उनको अपने फीचर्स, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताएंगे। तो अगर आपने 10 फैमिलीज़ को भी विजिट किया है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनमें से 3 और 4 फैमिलीज़ आपको रिटर्न बैक फीडबैक देंगी और आपका बेनिफिट ऑफ अप्रोच और बिजनेस बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ सोसाइटियल टारगेट कंसेप्ट है, वो ये कहता है कि आप ट्रायल एंड एरर के केसेस में बहुत सारे मेंबर्स को अप्रोच कर रहे हैं और ओपनली अप्रोच कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो वो नहीं आएगा। तो ये जो सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट है ये कहता है कि आप अपने प्रोडक्ट को उन्हीं टारगेट कस्टमर्स को सेल आउट कीजिए जिनके पास आपके बेचने की संभावना बनती है, नंबर 1। आज आप देखिए, मैंने कई बार देखा, एक वो टेलीविज़न पे प्रोडक्ट आता है, वो घुटनों के तेल का, नीज में कोई प्रॉब्लम है सीनियर एज ग्रुप के मेंबर्स को, तो इस तरीके के जो एडवर्टीजमेंट मैंने देखे, ये टेलीविज़न में धार्मिक चैनल जो आते हैं, जैसे आस्था चैनल आता है, और भी एक आधो चैनल ऐसे आते हैं जो रिलीजियस कैटेगरी के चैनल है, और इसमें धर्म से संबंधित अक्सर बातें की जाती हैं, या उसमें और भी माइथोलॉजिकली धर्म से संबंधित कभी भजन, कभी कुछ कीर्तन, ऐसा कुछ आता रहता है। तो वो जो घुटने के दर्द वाले नी पेशेंट हैं, उनको लगता है कि वो वहीं मिलेंगे, तो उनका जो घुटने के दर्द का तेल का जो एडवर्टीजमेंट है, ये लोग कभी भी इस तरह के एडवर्टीजमेंट को पोगो चैनल पर या किसी एंटरटेनमेंट चैनल पर या किसी फिल्मी चैनल पर या WWF रेसलिंग वाले चैनल पर अवेलेबल नहीं करा रहे हैं, बल्कि ये अपने कस्टमर को जो ढूंढ रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, ये आस्था चैनल पर कर रहे हैं। आप देखिए, जो बच्चों के हेल्थ ड्रिंक्स हैं, लाइक बूस्ट है, हॉर्लिक्स है, या इस तरीके का दूसरा कोई कंपोनेंट है, तो ये भी आप देखेंगे कि ये स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है, ये स्पेसिफिक कैटेगरी के चैनल्स पर ही अवेलेबल हो रहे हैं इनके एडवर्टीजमेंट, और ये प्रोडक्ट्स में ये लोग अपने सामान को अपने टारगेट कस्टमर्स को बेचने के हिसाब से, इनको पता है कि इनके टारगेट कस्टमर इन्हें कहाँ अप्रोच करेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बेचने की अपनी कोशिश भी करते हैं। मैंने बहुत सारे, एक वो सॉफ्ट ड्रिंक आ रहा है, कुछ एनर्जेटिक ड्रिंक है, तो उसमें भी बड़ा यंग जनरेशन वाले मेंबर्स को ये अपना प्रोडक्ट बेचने का टारगेट करते हैं। इसका मतलब सोसाइटियल टारगेटिंग है।
मतलब की बात साफ है कि अपना प्रोडक्ट जा करके ऐसे मेंबर को बेचो जहां पर उस कस्टमर की ओर से उस सामान की अवेलेबिलिटी, उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी या उस प्रोडक्ट के सेल होने का चांस ज़्यादा हो। तो जहां पर कस्टमर आपको आपके प्रोडक्ट का बड़ी गिनती में मिल जाए, वहीं पर जाके सामान बेच दो। दिस इज कॉल्ड सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट. So students, in this video we learned marketing concepts. It means gradual development of marketing concept. Marketing का development, marketing का concept कैसे कैसे develop हुआ। तो 5 steps में development हुआ। नंबर 1 step था production concept। सामान जो बना वही का वही सामान हैंड टू हैंड बिक गया, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। किसी ने नहीं पूछा क्या बनाया है, बन गया, दे दो, दैट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। कस्टमर की ओपिनियन में चेंज आ गया, क्या बनाया भाई, ये वाला कलर है, ये टेक्सचर है, ये डिजाइन है, दिखाइए, अच्छा लगेगा तो खरीदेंगे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर चॉइस करने लग गया। दोनों कंसेप्ट में वेंडर, सामान बेचने वाला अपनी जगह बैठा है और बायर अप्रोच कर रहा है। सेलिंग कंसेप्ट रिवर्स हो गया, अब सेलर जाने लग गया बायर के पास में, मेरा सामान खरीद लो, मेरे सामान में ये क्वालिटी है, इतने समय का क्रेडिट दे दूंगा, इतने समय की डीलिंग्स कर दूंगा, ये बेनिफिट दे दूंगा। इसका मतलब सेलर अपना सामान बेचने के लिए बायर के पास जाने लग गया। पैटर्न चेंज। मार्केटिंग कंसेप्ट, हमने कोई सामान बनाया और सामान बनाने से पहले कस्टमर को टारगेट किया और समझा कि कस्टमर की डिमांड क्या है और उस डिमांड के अकॉर्डिंग सामान बना करके ओपनली उस सामान को बेचने की कोशिश की। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये पता लगाया गया, पक्का किया गया कि हमारे टारगेट कस्टमर्स पूरे के पूरे 20,000 मेंबर्स या 135 करोड़ पब्लिक मेंबर नहीं है। ये जो कुछ हम भी बना रहे हैं ये सारे लोगों के लिए नहीं है। तो हमने जो बनाया है उसके टारगेट कस्टमर्स हमें कहाँ मिलेंगे, इस चीज को अप्रोच करना, इस चीज को वर्क करना, दैट इज कॉल्ड सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो आप अपने प्रोडक्ट को उन लोगों को बेचिए जहां पर आपके प्रोडक्ट के कस्टमर्स आपको अवेलेबल होंगे। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल जस्ट टेक दिस वन। प्लीज, इट्स एन humble request from my side that please subscribe the channel, share the channel, as in all previous lectures I had continuously requested that majority of the students are suffering without books, and only by your support we are connecting and we are continuing to connect with other members too. So students, please try to share this video to the needy ones. Almost by this help, by your sharing, this video may be approached to the right hands or the needy ones. So you can do only this, and please try to subscribe the channel and like the channel. Please, thanks.